हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एग्ज़ाम पथ पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और तैयारी भी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए एक और प्रैक्टिस सेट लेकर आ गया हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत खाता नहीं है? ऑप्शन ए प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, ऑप्शन बी कृत्रिम व्यक्तिगत खाता, ऑप्शन सी प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बताना है कि कौन सा आपका व्यक्तिगत खाता नहीं है। तो प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता ये भी आपका व्यक्तिगत खाता है, कृत्रिम ये भी आपका व्यक्तिगत खाता है, प्रतिनिधि ये भी आपका व्यक्तिगत खाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी सही है, फर्स्ट का डी सही है, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है, राजस्व मान्यता सिद्धांत यह निर्धारित करता है कि सभी प्रकार की आय को रिकॉर्ड या मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। ऑप्शन ए नगद प्राप्त होता है, ऑप्शन बी लेखांकन अवधि के अंत में, ऑप्शन सी जब वे कमाए जाते हैं या ऑप्शन डी जब ब्याज का भुगतान किया जाता है। तो राजस्व मान्यता सिद्धांत यह निर्धारित करता है कि सभी प्रकार की आय को रिकॉर्ड या मान्यता प्राप्त होनी चाहिए लेखांकन अवधि के अंत में। किसमें? सॉरी, जब वे कमाए जाते हैं तो मान्यता तो रिकॉर्ड या मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। ऑप्शन सी जब वे कमाए जाते हैं, दो का सी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत व्यय है? मजदूरी करता है, ऑप्शन बी भवन निर्माण के लिए मजदूरी का भुगतान, ऑप्शन सी भवन का मरम्मत खर्चा या ऑप्शन डी विज्ञापन खर्च। तो इसमें बताना है कि कौन सा पूंजीगत व्यय है। तो आपका भवन निर्माण के लिए मजदूरों को जो भुगतान किया जाता है वो आपका पूंजीगत व्यय होता है। ऑप्शन बी सही है। नोट में क्या है, नोट में देख लेते हैं। नोट में दिया है कि भवन निर्माण के लिए भुगतान की गई मजदूरी एक पूंजीगत व्यय है, क्योंकि यह कंपनी की संपत्ति के मूल्यों को बढ़ाता है। मजदूरी भवन के मरम्मत खर्च और विज्ञापन व्यय को राजस्व व्यय माना जाता है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, थर्ड का बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है, जिन ऋणों को पुनर्प्राप्त नहीं किया जा सकता, जिन ऋणों को पुनर्प्राप्त नहीं किया जा सकता या अपरिवर्तनीय ऋण कहा जाता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? खराब ऋण, अच्छा कर्ज, संदिग्ध ऋण या फिर बुरे ऋणों के लिए प्रावधान। तो जिन ऋणों को पुनर्प्राप्त नहीं किया जा सकता या उन्हें अपरिवर्तनीय ऋण कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? खराब ऋण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खराब ऋण। ऑप्शन ए सही है, 4 का ए सही है। नोट में क्या है? नोट में दिया है कि खराब ऋण वे देनदार होते हैं जहां से धन का संग्रह संभव नहीं होता है और दिए गए ऋण की राशि एक निश्चित नुकसान है। अच्छा देनदार वे अच्छा देनदार वे होते हैं जहां से ऋण का संग्रह निश्चित है। और संदिग्ध ऋण क्या होते हैं? संदिग्ध ऋण वे देनदार हैं जो भुगतान कर सकते हैं लेकिन व्यवसाय फर्म उनसे पूरी राशि के संग्रह के बारे में निश्चित नहीं है। और खराब और संदिग्ध ऋण क्या होता है? खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान भविष्य में खराब ऋण के कारण होने वाले किसी भी नुकसान को पूरा करने के लिए लाभ के आरोप के रूप में निर्धारित राशि को संदर्भित करता है। ये आपके खराब ऋण, अच्छा देनदार और खराब एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान, ये सारे ऑप्शन आपको पता हो गया कि क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 4 का ए सही है, खराब ऋण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन है भारतीय लेखा मानक 28 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए आय पर करों के लिए लेखांकन, ऑप्शन बी संयुक्त उद्यम में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग, ऑप्शन सी संपत्ति की हानि, या ऑप्शन डी प्रावधान आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक संपत्ति। तो भारतीय लेखा मानक 28 संपत्ति की हानि से संबंधित है। किससे संबंधित है? संपत्ति की हानि से। ऑप्शन सी सही है। तो चलिए देखते हैं कि संपत्ति की हानि भारतीय लेखा मानक 28 से संबंधित है। इसी प्रकार आय पर करों के लिए लेखांकन किससे संबंधित है? ये सभी हम नोट में जानेंगे। नोट में क्या दिया है? भारतीय लेखा मानक 22 आय पर करों के लिए लेखांकन से संबंधित है। भारतीय लेखा मानक 27 संयुक्त उद्यम में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित है। और भारतीय लेखा मानक 29 प्रावधान आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक संपत्ति से संबंधित हैं। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 5 का सी सही, संपत्ति की हानि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है नियम 4 के अनुसार GFAR नियमों के प्रावधानों की व्याख्या के बारे में संदेह को हल करने की प्रक्रिया क्या है? ऑप्शन ए निर्णय के मामले को न्यायपालिका के पास भेजा जाएगा, ऑप्शन बी निर्णय लेने का अधिकार विभागाध्यक्ष को है, ऑप्शन सी राज्य के राज्यपाल अंतिम निर्णय देंगे, या ऑप्शन डी निर्णय के लिए मामला वित्त विभाग को भेजा जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, निर्णय के लिए मामला वित्त विभाग को भेजा जाएगा। नोट में क्या है? नोट में है GFAR को हिंदी में क्या कहेंगे? सामान्य वित्त और लेखा नियम के नियम 4 के अनुसार संदेह को दूर करना होता है। इसका मतलब है जहां इन नियमों के किसी भी प्रावधान की व्याख्या के बारे में संदेह उत्पन्न होता है, निर्णय लेने के लिए मामला वित्त विभाग को भेजा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम खंड 1 में दिए गए नियम हैं। ऑप्शन ए राजस्व विभाग द्वारा निर्मित नियम, ऑप्शन बी राज्यपाल के अनिवार्य कार्यकारी आदेश, ऑप्शन सी कार्मिक विभाग द्वारा निर्मित नियम, या ऑप्शन डी कानून एवं न्याय विभाग द्वारा निर्मित नियम। तो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम खंड 1 में दिया गया है कि राज्यपाल के अंतर्गत कार्यकारी आदेश, क्या दिया गया है? राज्यपाल के अनिवार्य कार्यकारी आदेश। ऑप्शन बी सही है, 7 का बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है समयातीत के दावों के समर्थन में पूर्व जांच के लिए कौन सा दस्तावेज अपेक्षित नहीं है? ऑप्शन ए कोषाधिकारी का एक प्रमाण पत्र की अभिलेख के अनुसार पूर्व में दावे का भुगतान नहीं किया गया है, ऑप्शन बी कार्यालयाध्यक्ष एक प्रमाण पत्र की अभिलेख के अनुसार पूर्व में दावे का भुगतान नहीं किया गया है, ऑप्शन सी संबंधित दावेदार का एक प्रमाण पत्र कि पूर्व में दावे का भुगतान नहीं लिया है, ऑप्शन डी संबंधित दावेदार का विधिवत टिकट लगा हुआ एक विहित प्रारूप में क्षतिपूर्ति बंद पत्र है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसमें बताना है कि अपेक्षित नहीं है। तो इसका सही आंसर है कोषाधिकारी का एक प्रमाण पत्र कि अभिलेख के अनुसार पूर्व में दावे का भुगतान नहीं किया गया है। यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए 8 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में केंद्र सरकार की पूंजी के स्वामित्व का अनुपात कितना है? 50%, 60%, 45% या फिर 55%। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में केंद्र सरकार की पूंजी के स्वामित्व का अनुपात 50% है। कितना है? 50%। नोट में क्या दिया है? नोट में दिया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना
1975 में 26 सितंबर 1975 को जारी अध्यादेश या और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के प्रावधानों के तहत की गई थी। 3 प्रायोजक संस्थाओं के बीच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का शेयर होल्डर पैटर्न क्रमशः यानी अनुपात में बटे हुए हैं। जैसे कि केंद्र सरकार का कितना अनुपात है, 50%, प्रायोजक बैंक का 35% और राज्य सरकार का 15%। ये आपके उनके अनुपात में बटे हुए हैं। तो इसका सही आंसर है 9 का ऑप्शन ए, 50%। अगला क्वेश्चन नंबर 10। ईसीजीसी संबंधित है ऋण से, बीमा से, परिवहन से या उपरोक्त सभी से। तो ईसीजीसी संबंधित है बीमा से। किससे? बीमा से। ऑप्शन बी सही है, 10 का बी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का उपकरण है जो सीधे मुद्रा आपूर्ति की मात्रा को प्रभावित करता है? मात्रात्मक उपकरण, गुणात्मक उपकरण, मौद्रिक उपकरण या फिर उपरोक्त सभी। तो मात्रात्मक उपकरण मौद्रिक नीति का उपकरण है जो सीधे आपूर्ति की मात्रा को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए सही है, 11 का ए सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है, जब वस्तुओं को एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरित किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? अंतर विभागीय स्थानांतरण, बाह्य विभागीय स्थानांतरण या फिर कोई हस्तांतरण नहीं, या नियमित स्थानांतरण। तो जब वस्तुओं को एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरित किया जाता है तो उसे अंतर विभागीय स्थानांतरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतर विभागीय स्थानांतरण। ऑप्शन ए सही है, 12 का ए सही है। नोट में क्या दिया है? नोट में दिया है कि अंतर विभागीय स्थानांतरण तब होते हैं जब वस्तुओं को एक विभाग से दूसरे विभाग में ले जाया जाता है, वस्तुओं को प्राप्तकर्ता विभाग के खाते में जमा किया जाता है और वस्तुओं को भेजने के वाले विभाग के खाते को नामे पक्ष में किया जाता है। अंतर विभागीय स्थानांतरण क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य पर किए जाते हैं। यह आपका हो गया अंतर विभागीय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 12 का ए सही है, अंतर विभागीय स्थानांतरण। अगला क्वेश्चन नंबर 13। माल को लागत पर 20% तक शाखा में भेजा जाता है। चालान की कीमत पर लोडिंग होगी 16.67%, 28%, 33.33% या 25%। तो माल को लागत मूल्य पर 20% तक शाखा में भेजा जाता है और चालान की कीमत पर लोडिंग कितने परसेंट होती है? ये आपकी होती है 16.67%। ऑप्शन ए सही है। कितना परसेंट? 16.67। अगला क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्र शाखा के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन ए, ये शाखाएं खुले बाजार से सामान खरीद सकती हैं। ऑप्शन बी, वे दोहरी प्रविष्टि प्रणाली का पूरा सेट बनाए रखते हैं। ऑप्शन सी, वे प्रधान कार्यालय का लेखा जोखा भी रखते हैं। या ऑप्शन डी, वे अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास का शुल्क नहीं लेते हैं। तो इसमें बताना है कि स्वतंत्र शाखा के बारे में इसमें कौन सा सही नहीं है। तो यही सही नहीं है, ऑप्शन डी, वे अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास का शुल्क नहीं लेते हैं। ये आपका सही है आंसर, 14 का डी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है, अचल संपत्ति के खातों को मुख्य कार्यालय द्वारा बनाए रखा जाता है। फिर ऑप्शन ए, अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास के लिए शाखा द्वारा कोई प्रविष्टि नहीं दी गई है। ऑप्शन बी, शाखा खाते को डेबिट किया जाता है और मूल्यह्रास के लिए अचल संपत्तियों को प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में जमा किया जाता है। या ऑप्शन सी, मूल्यह्रास खाते को डेबिट किया जाता है और अचल संपत्ति मूल्यह्रास के लिए प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में जमा की जाती है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि अचल संपत्ति के खातों को
मुख्य कार्यालय द्वारा बनाए रखा जाता फिर भी शाखा खाते को डेबिट किया जाता है, और मूल्यह्रास के लिए अचल संपत्तियों को प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में जमा किया जाता है। ऑप्शन बी सही है, 15 का बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है, जब माल चालान मूल्य पर शाखा में चालान किया जाता है तो माल का मूल्य इसके द्वारा समायोजित किया जाता है। ऑप्शन ए, डिबेटिंग गुड्स को शाखा खाते में भेजा गया। ऑप्शन बी, डिबेटिंग शाखा समायोजन खाता। ऑप्शन सी, डिबेटिंग स्टॉक रिजर्व खाता। या ऑप्शन डी, डिबेटिंग शाखा खाता। तो जब माल चालान मूल्य पर शाखा में चालान किया जाता है तो शाखा का तो माल का मूल्य किसके द्वारा समायोजित किया जाता है, ये पूछ रहा है। तो ये आपका डिबेटिंग गुड्स को शाखा खाते में भेजा गया है। ऑप्शन ए सही है, 16 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है, शाखा लेखांकन के स्टॉक और ऋणी प्रणाली के तहत जब माल क्रेडिट पर बेचा जाता है तो किस खाते में जमा किया जाता है? शाखा स्टॉक अकाउंट, शाखा देनदार अकाउंट, शाखा के लेनदार अकाउंट, या इनमें से कोई नहीं। तो शाखा लेखांकन के स्टॉक और ऋणी प्रणाली के तहत जब माल क्रेडिट पर बेचा जाता है तो शाखा स्टॉक अकाउंट खाते में जमा किया जाता है। किसमें? शाखा स्टॉक अकाउंट में जमा किया जाता है। ऑप्शन ए सही है, 17 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन है, कब किसी गृह संपत्ति का निवल वार्षिक मूल्य ऋणात्मक हो सकता है? ऑप्शन ए, धारा 24 के तहत कटौती आय से अधिक हो। ऑप्शन बी, जब मालिक द्वारा भुगतान किया गया नगर पालिका कर सकल वार्षिक मूल्य से अधिक हो। या ऑप्शन सी, जब गृह संपत्ति स्वयं अधिकृत हो। या ऑप्शन डी, जब गृह संपत्ति साल भर खाली रहे। तो क्या कह रहा है कि कब किस गृह संपत्ति का निवल वार्षिक मूल्य ऋणात्मक हो सकता है? तो यह जब मालिक द्वारा भुगतान किया गया नगर पालिका कर सकल वार्षिक मूल्य से अधिक हो। ऑप्शन बी सही है, 18 का बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन है, व्यक्तिगत आयकर किसका उदाहरण है? अनुपातिक कर का, प्रतिगामी कर का, प्रगतिशील कर का, या फिर ह्रासमान कर का? तो व्यक्तिगत आयकर आपका प्रगतिशील कर का उदाहरण है। ऑप्शन सी सही है, 19 का सी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम के तहत उपकर लगाया जाता है। ऑप्शन ए, समस्या पर काबू पाने के विशिष्ट उद्देश्य के साथ। ऑप्शन बी, 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी, केवल थोड़े समय के लिए है। या ऑप्शन डी, अमीरों और गरीबों के बीच के अंतर को कम करके। तो पूछ रहा है, आयकर अधिनियम के तहत उपकर लगाया जाता है तो यह तब लगाया जाता है जब समस्या पर काबू पाने के विशिष्ट उद्देश्य के साथ लगाया जाता है। ऑप्शन ए सही है, 20 का ए सही है। आयकर अधिनियम समस्या पर काबू पाने के विशिष्ट उद्देश्य के साथ उपकर पर लगाया जाता है। ऑप्शन ए सही है। तो दोस्तों, ये आपके 20 क्वेश्चन हो गए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, और इसमें जो छोटे छोटे पॉइंट्स दिए हैं उनको ध्यान से ज़रूर पढ़ना, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन फंसने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो यदि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अपने उन दोस्तों को भी शेयर कर दें जो इसका एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। और जो बच्चे हमसे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हमेशा ही आपकी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो आज आप लोग हमसे जुड़े रहें। तो चलिए कल फिर से एक और वीडियो लेकर आऊँगा। तो आज के लिए धन्यवाद।